चलो तो शुरू करते हैं, है ना। गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ में सबसे पहले अपने को देखना क्या है, अपने को देखना है एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर क्या है। मान लो ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, 2 डायमेंशनल सरफेस है, ठीक है, किसी एक प्लेन में। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। एरिया वेक्टर जो होता है हमेशा सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सरफेस का जो एरिया होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक, तो ऐसे हाँ एरिया सर। डिफाइन करते हैं हम लोग। ओके, चलो आगे। जैसे मान लो ये हमारा एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है, दिख रहा है। अब हमको बोला गया है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन सरफेस के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शंस हो सकते हैं, है ना। सरफेस के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शंस हो सकते हैं, एक ऊपर या नीचे। दिख रहा है। चलो, अब दोनों में से सर कौन सा चूज करें। ये सर जो, हाँ बोलो। अब एरिया वेक्टर के दो पॉसिबल डायरेक्शंस है इस डिस्क के लिए, या तो ऊपर या नीचे। जिस तरफ खड़े होंगे उस तरफ ले लेंगे ना। नहीं, ये डायरेक्शन चूज करने का तरीका है राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ओके। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये कहता है कि मान लो हम क्या करते हैं, एक उस सरफेस का जो पेरिफेरी है, पेरिफेरी समझ रहे हो ना, ये डिस्क का जो बाउंड्री है, यहाँ ये कर्सर दिख रहा है, मैं घुमा रहा हूं। डिस्क का जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पे अपने मन से कोई एक एरो मार्क कर दो। ठीक है, मतलब वो एरो तुम क्लॉकवाइज भी मार्क कर सकते हो, काउंटर क्लॉकवाइज भी मार्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो। चलो तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे, आर्बिट्ररी एरो ऑन द पेरिफेरी ऑफ द सरफेस। ओके, चलो अब आगे। मान लो इस सिचुएशन में जो डिस्क दिखाया मैंने उसमें हम एरो ऐसे दिखाते हैं, एक एरो मार्क कर दिया, है ना। अब क्या करना है, इस डिस्क के ऊपर अपना राइट हैंड का पाम रखना है। ठीक है, डिस्क के ऊपर पुट योर राइट हैंड इन द प्लेन ऑफ द लूप, वो जो लूप लूप बन गया ना एक, ठीक है, और अपने फिंगर्स को कर्ल कर लेना है और एरो के अलोंग। ठीक, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो तुमको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा। ओके, क्लियर, यही है हमारा राइट हैंड थंब रूल। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है, इस केस में क्या है, अगर तुम अपना थंब अपना पाम रखोगे, राइट हैंड का पाम इस लूप के प्लेन में रखोगे और फिंगर्स को कर्ल करोगे अलोंग द एरो, तो जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। मानते हो इस बात को। तो एरिया वेक्टर जो है हमारा वो ऊपर है। ठीक, सिंपल। आगे दूसरा तरीका क्या है ना। अगर राइट हैंड थंब रूल से दिक्कत हो रही है तो एक काम करो, सरफेस को देखो, लुक एट द सरफेस फ्रॉम अ डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू इट, है ना। मार्क करने के बाद, एरो मार्क करने के बाद उस डिस्क को या जो भी सरफेस है उस सरफेस को एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखो। ठीक है, अगर तुमको एरो काउंटर क्लॉकवाइज नजर आता है तो एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ होगा, और अगर एरो तुमको क्लॉकवाइज नजर आता है तो एरिया वेक्टर तुम्हारे से दूर होगा। ओके, एरिया वेक्टर इज अवे फ्रॉम यू। क्लियर, देखो एग्जांपल देखते हैं। ये डिस्क को मैं ना, डिस्क किस प्लेन में, डिस्क इज इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक, इस पे एरो मार्क कर दिया हमने अपने मन से कुछ भी। अब मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं तो ये कैसा नजर आ रहा है एरो,
क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसलिए एरिया वेक्टर जो होगा हमसे दूर होगा, मतलब इनटू द प्लेन होगा। समझ गए? सिंपल। तो ये यस सर। ज्यादा आसान तरीका है ना एरिया वेक्टर निकालने का। आगे क्लोज सरफेस क्या होता है? कोई भी सरफेस जो कि एक वॉल्यूम इनक्लोज करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज सरफेस बोलते हैं, ठीक। जैसे एक टी का कप है, वो क्लोज सरफेस है क्या? नहीं है, ऊपर में ओपन है वो, है ना, उसका टॉप जो है वो ओपन है, तो इसलिए वो क्लोज सरफेस नहीं है। फुटबॉल है ना, फुटबॉल क्लोज सरफेस है ना, उसके अंदर वॉल्यूम है, हाँ वॉल्यूम इनक्लोज है, वो एक वॉल्यूम इनक्लोज करता है, इसलिए वो एक क्लोज सरफेस है। क्लियर? तो क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हम लोग हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं, ठीक है। ये कन्वेंशन है, यही फॉलो करना है अपने को। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ये स्फेरिकल बॉल है, इस पे छोटा सा एक एरिया लिया मैंने, है ना, ये दिख रहा है छोटा सा एरिया। तो जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा बाहर की तरफ होगा, ऑलवेज आउटवर्ड। क्लियर? बाहर की तरफ। कंसिडर एन इनफिनिटेसिमली स्मॉल एरिया DA ऑन द सरफेस अराउंड A। ये जो पॉइंट A है उसके अराउंड एक बहुत ही छोटा सा एरिया लिया सरफेस पे, तो एरिया वेक्टर किधर होगा इसका? बाहर की तरफ, ठीक है। अंदर की तरफ मत लेना, अगर कोई क्लोज सरफेस होगा तो एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ होगा। क्लियर? चलो ये देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है, ये मेरा DA वेक्टर है। इस छोटे से एरिया के लिए जो मेरा एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ है। अब चूंकि ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, तो DA वेक्टर कैसा है? रेडियली आउटवर्ड, है ना, परपेंडिकुलर टू द एरिया। ये एरिया कैसा होगा? टेंजेंशियल होगा ना, छोटा सा एरिया एकदम, इनफिनिटेसिमली स्मॉल एरिया ऑन द क्लोज सरफेस। तो ये एरिया जो है वो टेंजेंशियल है, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड। ओके, आगे फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटिंग थ्रू द एरिया। कोई भी एरिया में सॉरी, कोई भी एरिया में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट कर रही हैं उसका एक मेजर होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इससे डिफाइन होता है, ठीक है। अगर मान लो एक सरफेस है जिसका एरिया A है, हाँ, तो इसका एरिया वेक्टर A वेक्टर हो गया। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म ओवर द इंटायर सरफेस, तो हम क्या करेंगे? मतलब सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है तो हम इसका फ्लक्स ऐसे लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज E वेक्टर डॉट A वेक्टर। क्लियर? फ्लक्स इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। लेकिन ये तभी वैलिड है जब क्या होगा? हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। क्लियर? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर है? हॉरिजॉन्टल है। और मान लो हमारा एक हॉरिजॉन्टल डिस्क है, डिस्क हमारा हॉरिजॉन्टल है, इस पे हमने एरो मार्क किया, उससे हमको पता चला कि जो इसका एरिया वेक्टर है वो वर्टिकल है, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है हमारा? हॉरिजॉन्टल। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे E वेक्टर और A वेक्टर का, वो क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। तो जो हमारा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क इज इक्वल टू 0। ओके, अब एक चीज और देखो यहाँ ध्यान से, ये कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसको कट कर रही है क्या? नहीं कट कर रही है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कटिंग थ्रू द एरिया। कटिंग का मतलब क्या है? एक मिनट दिखाता हूं तुमको, ठीक है। ठीक है, वो बाद में देखते हैं, अपन वन नोट अभी खुला नहीं हुआ। तो ये जो है, इस एरिया को कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट नहीं कर रही है, इसलिए इसके थ्रू फ्लक्स 0 है। ओके, चलो अब देखते हैं आगे।
अगर यूनिफॉर्म नहीं है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। छोटे छोटे एरियाज को लेके, छोटे छोटे एरिया वेक्टर्स को लेके ई डॉट डी ए फाइंड करेंगे और सारे ई डॉट डी ए को सम करेंगे। सम करेंगे मतलब इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो ये है हमारा एरिया वेक्टर और फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई परेशानी इसमें? देखते हैं क्या है ये। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और मुझे इस फील्ड का फ्लक्स निकालना है थ्रू अ सिलिंड्रिकल सरफेस, ऐसा सिलिंड्रिकल सरफेस जिसका एक्सिस जो है वो फील्ड के पैरेलल है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लेते हैं इस तरह का है, लेट्स से हॉरिजॉन्टल, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है ना। अब ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो एक्सिस है वो फील्ड के ही अलोंग है, ठीक। चलो, तो इस सिलेंडर में हमारे पास 3 सरफेसेस हैं, कौन कौन सी? एक कर्व्ड और वो कर्व्ड है, दूसरा कौन सा है, ये वाला सर्कुलर एरिया, और ये सर्कुलर एरिया 1, सर्कुलर एरिया 2, है ना। अच्छा, ठीक है। सॉरी। अब एक चीज बताओ, ये कर्व्ड सरफेस को ये कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट करेगा क्या? कट करने का मतलब क्या है, कट करने का मतलब ऐसा कुछ है जिससे उससे बाहर आ रहा है, ऐसा कट करने वाला, समझ रहे हो? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कट करेगा क्या, बोलो। नहीं सर। नो सर। करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा ना, नहीं मतलब कट करेगा बट there is नहीं। no electric field line cutting through the curved surface area, ठीक है। है ना। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस एरिया इज 0। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर बनाओ। ओके, जो कर्व सरफेस एरिया है उस पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर अगर बनाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा हूं मैं। छोटा सा एरिया वेक्टर बनाओ तो जरा, यहाँ टॉप पे ये किधर होगा, ये एरिया वेक्टर किधर होगा बताओ? ऊपर। ऊपर की तरफ, वर्टिकल होगा, मानते हो? यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? हॉरिजॉन्टल। ऊपर पे हॉरिजॉन्टल। है ना। तो कोई भी छोटा सा एरिया लोगे, है ना, फ्लक्स थ्रू एनी स्मॉल एरिया टेकन ऑन द कर्व्ड सरफेस, ठीक है, will be 0, है ना, because the area vector points किधर? अपवर्ड डायरेक्शन। यस, अपवर्ड नहीं, मतलब वो एरिया वेक्टर तो अलग अलग डायरेक्शन में होगा लेकिन वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, क्लियर? ओके, अब ये जो सर्कुलर वाला एरिया है, सर्कुलर एरिया 2 देखते हैं या सर्कुलर एरिया 1, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा सर्कुलर एरिया 2 का?
बाहर पैरेलल मतलब लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट की तरफ राइट की तरफ। तो फ्लक्स कितना हो गया? 0 0 जीरो कैसे हुआ? 180 डॉट प्रोडक्ट डिग्री है ना। माइनस ये phi2 is minus EA। समझ गए? यस सर। और जो जो मेरा 1 वाला एरिया है, 1 जो कर्व सरफेस, जो फ्लैट एरिया 1 है, सर्कुलर एरिया 1 है, उसका एरिया वेक्टर किधर है? बाहर की तरफ, मतलब राइट की तरफ। समझ रहे हो? नहीं? हाँ सर। तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा बताओ? EA एंगल 0 है ना? हाँ यस। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? 0। मानते हो? यस सर है ना? So phi net is equal to 0. Clear? गॉस लॉ क्या कहता है? ठीक है, गॉस लॉ is defined for flux through, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through closed surfaces। कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to the charge enclosed by it, है ना, is equal to the charge enclosed by it divided by epsilon naught, है ना। मतलब मान लो हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर ये वॉल्यूम है ना, इसके अंदर एक वॉल्यूम इनक्लोज्ड है। तो इस पूरे सरफेस के ऊपर अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा, मान लो इसके अंदर है चार्जेस, कुछ चार्जेस हैं Q1 Q2, ठीक है, और इसके बाहर कुछ चार्जेस हैं Q3 Q4, ठीक। तो यहां पे क्या होगा? टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितना है? सिर्फ Q1 प्लस Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज बेसिकली द इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA ओवर द इंटायर सरफेस। मतलब कहने का मतलब ऐसा है, E डॉट dA, है ना, इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन में मैंने ये साइन लगाया है, ये दिख रहा है, ये गोल का जो सिंबल लगाया मैंने, हाँ सर है ना, सर्कल ओवर द इंटीग्रेशन, वो क्या है? डिनोट्स अ क्लोज सरफेस। सर्कल इन द इंटीग्रेशन denotes a closed surface। ठीक है, क्लियर? कोई परेशानी इसमें किसी को? बताओ। लेकिन ये ध्यान रहे कि here E is not only due to external internal charges inside the surface,
E जो है इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन स्पेस, ठीक है, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। हियर जो E जो है लेफ्ट हैंड साइड में, E is due to all charges present। बाहर के चार्जेस कंट्रीब्यूट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बाहर का कोई अगर चार्ज ड्रॉ करोगे, लेट्स से ये बाहर का कोई चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे अगर फील्ड लाइन कोई निकाली तुमने तो ये क्या करेगा, ये फील्ड लाइन यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स देगी और यहाँ पे पॉजिटिव फ्लक्स देगी, ठीक है, तो वो कट के क्या हो जाएगा, 0। समझे? So outside charges do not contribute because net flux is 0. Outside charges do not contribute to the flux because net flux is because of them is 0. The field line that enters the surface at some point, है ना, goes outside from some other point। Clear? लेकिन जो इनसाइड चार्जेस हैं उसको, उनके लिए ऐसा नहीं है। इनसाइड चार्जेस मान लो इसके अंदर कोई चार्ज है तो उसका अगर कोई फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो एक ही जगह से बाहर जा रहा है ना, दिख रहा है, समझ रहे हो? तो इसलिए इसका फ्लक्स क्या होगा, 0 नहीं होगा। क्लियर है ना, सिंपल है। सर एक बार वापस बता सकते हो क्या रिवाइज करके? हाँ, फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और Q इनक्लोज क्या है, जो इसके अंदर चार्जेस हैं बस वही, बाहर वाले चार्जेस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स। क्लियर? सर मीटिंग खत्म हो रही है। हाँ